आज पेपर नंबर 7 जिसका पेपर कल हुआ है, जून 2024 एग्जामिनेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके डायरेक्ट टैक्स का जो पार्ट है उसका डिस्कशन हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी चार्टर्ड अकाउंटेंट केतन ठक्कर जो कि इंडिया रैंक होल्डर उन्होंने कर लिया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो इसका डिस्कशन आप मेरे साथ करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर का पहले रिव्यू कर लूं। अगर डायरेक्ट टैक्स का कोई भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया या डायरेक्ट टैक्स का कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा था, तो इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे 14 मार्क्स के, 7 मार्क्स ईच क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन, तो दैट मेक्स इट आई थिंक 42 मार्क्स, राइट। तो 42 मार्क्स का सब्जेक्टिव। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ 6 ही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, तो 9 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो थे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के थे। तो 9 2 18, 42 एंड 18, 60 मार्क्स का डायरेक्ट आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपको डायरेक्ट टैक्स थोड़ा टफ लगा होगा। बट होपफुली आपने डायरेक्ट टैक्स भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। तो इस बार इंटरमीडिएट के अभी तक जितने भी पेपर हो रहे हैं सभी मुझे स्कोरिंग के लग रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स इंडायरेक्ट टैक्स खास तौर से एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि इंडायरेक्ट टैक्स के जो 60 मार्क्स का पेपर आया था अटेम्प्ट करने के लिए, उसमें कोई भी बच्चा इजीली 45 टू 50 मार्क्स अचीव कर सकता था। अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको ये बात और कंफर्म हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू होते हैं। So let's move on to MCQ number 7, right? आइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन। रिलेटेड पार्टी से जब डील करते हैं तो रिलेटेड पार्टी से किए जाने वाले ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी जीएसटी की लेवी होती है, इवन दो विदाउट कंसिडरेशन। उसके अंदर का एक पार्ट था कि उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी रिलेटेड माने जाते हैं, और रिलेटेड होने के केस में एक छूट उनको मिली थी जिसका ये क्वेश्चन था। व्हाट इज द मॉनेटरी लिमिट फॉर गिफ्ट गिवन by the employer to the employee in a financial year so that it is not treated as supply under GST law? तो इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड बी है, 50,000 रुपीज। आई होप आप सबने करेक्ट आंसर बनाया हो। Who will levy and administer IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी की लेवी और एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? आप सभी को पता होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी देखता है। तो डी 8 का करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट, व्हाट इज मॉनेटरी लिमिट फॉर जनरेटिंग ई-वे बिल अंडर द जीएसटी लॉ? क्वेश्चन तो बहुत इजी था मगर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया इन्होंने। 50,000 और मोर देन 50,000 लिख करके 1,25,000 आर आउट ऑफ क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर है मोर देन 50,000 रुपीज, राइट। 10th MCQ, which of the following statement is correct? Part to levy GST on alcohol for human consumption remains with the state government। पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। Along with GST, additional excise duty is levied by state government on tobacco। करेक्ट, ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर करेक्ट नहीं है। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। For petrol and diesel, GST council has to decide the date from which GST will be applicable। ये भी करेक्ट है। इसके बाद पूछ रहा है क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आर नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी लॉ। कुछ बच्चों को पॉइंट ए और पॉइंट बी में कंफ्यूजन रहा होगा, पॉइंट बी और सी में कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं है। अब पॉइंट ए और डी में कुछ लोगों का कहना है कि क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आर नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी लॉ। एग्जैक्टली, करेंटली दे आर नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी लॉ। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट पर वापस चलते हैं। पार्ट टू लेवी जीएसटी ऑन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये स्टेटमेंट कुछ लोगों को सही लग सकता है मगर थोड़ा सा इसमें गेम हो गया है। गेम ये हो गया है कि हमें ये पता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस या अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है मगर जीएसटी नहीं लगाती है। जीएसटी लॉ से ही स्पेसिफिकली अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को बाहर रखा गया है। सो स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। होपफुली आपने ये आंसर सही किया होगा। Next, MCQ number 11. Under GST, due date of filing GSTR 7, that is अच्छा TDS और TCS, इसका रिटर्न ऑफ कोर्स आपको याद ही होना चाहिए, अगले महीने की 10 तारीख। तो ए करेक्ट आंसर है 10th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, मिस्टर राजा सप्लाइड अ मशीनरी टू मिस्टर राका ऑन 28 जुलाई 2023। सप्लाइड अ मशीनरी ऑन 28 जुलाई। Applicable rate of GST on that day was 12%. With effect from 1st August 23, GST rate for such machinery was revised to 18%. Supply हुई है 28 जुलाई को, that is before the date of change। 1st August से डेट चेंज हुआ है, ठीक है।
And Mr. Raja issued an invoice for the sale of that machinery to Mr. Raka on 4th August. Invoice issue हुआ है 4th August को, correct? And he received the payment for the same on 10th August 2023. Payment is received on 10th August 2023, right? तो ये भी 1 अगस्त के आफ्टर यानी बाद में हुआ, ये भी 1 अगस्त के बाद में हुआ। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 4th अगस्त, राइट? और इसके बाद क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई 4th, क्वेश्चन पूछता है व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई एंड एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी। 4th अगस्त जो है वो रेट चेंज होने के बाद यानी आफ्टर हुआ है, तो नया रेट एप्लीकेबल होगा और नया रेट 1 अगस्त के बाद से 18% है। Therefore, B, 4th August 23 and 18% is correct answer. बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आप सबने सही ही बनाया होगा। नेक्स्ट वन, 13th, credit note is issued by, definitely it is issued by a supplier and it is document accepted for GST purpose. It is issued by supplier for increasing tax or taxable value, issued by supplier for reducing the tax or taxable value. Recipient का तो केस ही नहीं बनता। Correct answer is B, issued by supplier for reducing the tax or taxable value. जब हम इनवॉइस इश्यू करते हैं और उस इनवॉइस में एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू से ज्यादा की वैल्यू पर हम इनवॉइस इश्यू कर देते हैं, तब हम बाद में बीइंग अ सप्लायर हम रिसिपिएंट को एक क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं जहां पर उसकी टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स का रिडक्शन होता है। नेक्स्ट, 14th, on which of the following values IGST cannot be levied under Customs Tariff Act? कस्टम्स एक्ट में अगर आपको असेसेबल वैल्यू के बाद कस्टम ड्यूटी लेवी करने के बारे में थोड़ा याद होगा, तो सबसे पहले बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगती है। बेसिक कस्टम ड्यूटी के बाद क्या लगता है? SWS लगता है। इसके बाद अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी या सेफगार्ड ड्यूटी होगी तो वो लगता है। फिर IGST लगता है और उसके बाद GST कंपनसेशन सेस लगता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किस पे IGST नहीं लग सकती? डी वाला नहीं, सॉरी, सी वाला आंसर देखिए, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन सेस पे आईजीएसटी नहीं लगता है। आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस दोनों सेम वैल्यू पे लगता है, जिसमें असेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस एसडब्ल्यूएस प्लस एडीडी, और अगर कोई सेफगार्ड ड्यूटी है तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है उस पे हम क्या लगाते हैं? उस पे हम आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाते हैं। कंपनसेशन सेस पर आईजीएसटी नहीं लगता है। And last of the MCQs. Under the Customs Tariff Act 1975, safeguard duty shall be ceased to have effect on the, okay, safeguard duty maximum 10 years के लिए लगाई जा सकती है, but that पहले 4 साल के लिए लगाई जाएगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो और 6 साल के लिए बढ़ा करके 10 साल किया जा सकता है। तो B, 4 + 10 years is correct answer. Right. चलिए, so now moving on to subjective question. सब्जेक्टिव में जो 7 क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन नंबर 2 to 8, उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 and 5 इट बिलोंग टू इनकम टैक्स। तो उसका सॉल्यूशन आप इनकम टैक्स का ढूंढ लीजिएगा, बट मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं इनडायरेक्ट टैक्स के बचे हुए 3 क्वेश्चंस के आंसर। सो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 से इनडायरेक्ट टैक्सेस की कहानी शुरू हुई, राइट? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ए और बी दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे और बहुत ही इजी थ्योरी क्वेश्चन थे। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 1 या इंट्रोडक्टरी पार्ट के 2 क्वेश्चन आ गए 7 मार्क्स के। सो दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू स्कोर मार्क्स, क्योंकि अंदर का कोई सप्लाई का डेफिनेशन या उसके आगे का कोई डेफिनेशन या आईटी से जुड़ा हुआ कोई मैटर कुछ भी पूछा जा सकता है 7 मार्क्स के लिए। इनफैक्ट आईएसडी के बारे में पूछा जा सकता था, मगर इनमें से कुछ नहीं, बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्टरी मैटर पे 2 क्वेश्चन पूछे गए आपसे 7 मार्क्स के। इसमें आराम से आप 5 एंड अबव मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते थे। चलिए देखते हैं। पहला था स्टेट द डिफिकल्टीज और लिमिटेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच वर रिमूव्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जब हम क्लास शुरू करते हैं और जीएसटी का इंट्रोडक्शन क्लास, हमारी जीएसटी की इंट्रोडक्शन क्लास ही मुझे लगता है 2 क्लास तक चलती है, जहां मैं आपको अर्स्टवाइल एक्साइज क्या होता था, सर्विस टैक्स क्या होता था, वैट क्या होता था और उनके क्या प्रॉब्लम थे जिसके कारण हम जीएसटी में स्विच हुए, ये सब मैं समझाता हूँ। तो पहली 2 क्लास की वीडियोस या लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो उससे भी आपका काम बन जाता। अदरवाइज बुक में भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बुक के पेज नंबर 23 में अगर आप जाएंगे तो इसका आंसर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। फिर भी कुछ बातें अगर मैं आपको बता दूं कि जीएसटी क्यों लाया गया, पुराने वाले लॉ में क्या क्या प्रॉब्लम था
तो आपको याद होगा कास्केडिंग इफेक्ट हुआ करता था, मल्टीपल टैक्सेस थे, मल्टीपल टैक्सेस होने के कारण मल्टीपल क्या करना पड़ता था, मल्टीपल टैक्सेस के अंदर आपको रिटर्न्स फाइल करने पड़ते थे या मल्टीपल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते थे, एक्साइज के लिए अलग, वैट के लिए अलग, उनका ऑडिट करवाना पड़ता था। सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट था दैट इज फ्लो ऑफ क्रेडिट, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ क्रेडिट अब जीएसटी के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा डिफरेंट टैक्स रेट्स, पहले क्योंकि वैट स्टेट वाइज लगता था, हर स्टेट एक ही सामान पर अलग अलग जगह अलग अलग टैक्स लगता था, अब हम जैसा कि बोलते ही हैं वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स जीएसटी आने के कारण मिले हैं। डन, तो ये सब आप लिख करके आराम से 5 एंड अबव मार्क्स इस क्वेश्चन में स्कोर कर सकते थे। इवन आई विल नॉट डिनाई 6 और 7 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीएसटी नेटवर्क, जीएसटीएन, इसके मीनिंग, फंक्शन और सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात करता है। जहां जीएसटीएन के बारे में टॉपिक शुरू होता है वहां स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ के अंदर इसका मीनिंग बताता है, उस पैराग्राफ के एंड की 2 लाइनें बताता है कि मेन फंक्शंस ऑफ जीएसटीआर जीएसटीएन, और फिर कुछ पॉइंट्स उसके अंदर बताता है जो फंक्शन है। फिर अगला टॉपिक शुरू होता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। ये सब आप अपनी स्टडी मटेरियल, लेटेस्ट जो स्टडी मटेरियल होगी रिवाइज वाली, उसके पेज नंबर 22 में ढूंढ सकते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, जीएसटीएन का डिस्कशन हमने किया ही है। इनफैक्ट जितना भी इलेक्ट्रॉनिक पूरा का पूरा जीएसटी अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चलता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक बैकबोन है जीएसटीएन या जीएसटी नेटवर्क। तो रजिस्ट्रेशन से लेकर के टैक्स के पेमेंट से लेकर के रिटर्न भरने से लेकर के हर एक काम कहाँ जीएसटीएन के अंदर होता है। होपफुली आपने इसका भी आंसर सही लिखा होगा अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों ही क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, और मतलब 2 मीन्स 4 क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे और बहुत इजी ये क्वेश्चन था। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी था, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से इन चैप्टर्स को पढ़ा होगा या इन क्वेश्चंस को पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बहुत आराम से दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या है। 7A, मिसेस पूजा रनिंग अ फैंसी स्टोर एंड ऑल्सो अ फुटवेयर शोरूम। ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया है तो होपफुली आपने वो गलती नहीं की है जो ये क्वेश्चन आपसे चाहता था कि आप गलती करें। इस क्वेश्चन में एक खास बात है, आई होप आपने गेस कर लिया होगा, और यहाँ नहीं एग्जाम में ही गेस कर लिया होगा कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड की बात हो रही है, राइट। खैर, एक फैंसी स्टोर और एक फुटवेयर शोरूम, फैंसी स्टोर भी गुड्स है और फुटवेयर शोरूम भी गुड्स है। नॉर्मली कंपोजिशन लेवी का ये क्वेश्चन है, कंपोजिशन लेवी के लिए प्रीवियस ईयर में लेस देन 1.5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए इफ यू आर सप्लाइंग गुड्स और रेस्टोरेंट और आउटडोर केटरिंग सर्विसेज। मगर क्योंकि ये स्टेट ऑफ उत्तराखंड में है, ये लिमिट रिड्यूस होकर के हो जाती है 75 लाख, राइट। तो इसका ध्यान रखना था। अगर आपने 1.5 करोड़ से सॉल्व कर दिया है तो आई एम अफ्रेड कि आपका 3 में से 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए देखते हैं। मिसेस पूजा इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई। एग्जैक्टली इंटरस्टेट सप्लाई करने से कंपोजिशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। हर एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर was 50 lakh from fancy store and 45 lakh. So 50 plus 45, it is 95 lakh, which is greater than 75 lakh. तो करेंटली अभी के सिनेरियो में इन्हें कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट उत्तराखंड में आती हैं। उत्तराखंड में होने से इन्हें कंपोजिशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर वो 75 के अंदर होता तो कंपोजिशन का बेनिफिट मिलता। As per the provision of GST law, examine the issue and provide the answer with supporting explanatory note. Is Mrs. Pooja eligible to opt composition scheme? No. हमारा आंसर आ चुका है। Whether it is possible for Mrs. Pooja to opt composition scheme only for fancy store and normal scheme? इसका आंसर भी नो है। कंपोजिशन स्कीम पैन बेसिस पर चलता है। एक पैन सिप के ऊपर रजिस्टर्ड जितने एंटिटीज हैं या तो सभी का कंपोजिशन स्कीम होगा या किसी का भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन की एक के लिए कंपोजिशन ले लें और दूसरे के लिए नॉर्मली एप्लीकेबल नहीं है। Rework, if Mrs. Pooja is running a restaurant as well as a fancy store, whether she is eligible for composition scheme if aggregate turnover in the preceding financial is 30 lakh plus 35 lakh. आपको याद होगा गुड्स प्लस रेस्टोरेंट या आउटडोर केटरिंग सर्विसेज, सर्विसेज में ये वाली सर्विसेज इस वाले कंपोजिशन लेवी की कैटेगरी में कवर होती है। तो ये दोनों मिला के अगर लेस देन 75 लाख है तो कंपोजिशन का बेनिफिट मिलेगा, और इनका टर्नओवर 30 प्लस 35 65 लाख है। तो बिल्कुल थर्ड वाले पॉइंट में ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपने ये पहला आंसर अगर आपने 1.5 करोड़ भी लिया होगा तो आपका पहला आंसर बस गलत होना चाहिए।
नीचे के 2 आंसर आपने तब भी सही बनाए होंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं, बट आई होप कि आपने पूरे तीनों आंसर सही बना करके 7 मार्क्स अपनी झोली में डाल लिए हैं। राइट, मूविंग ऑन 7B। Mr. J received an advance of 25,000 on 7th May 2023 for supply of goods. Advance for supply of goods. गुड्स के केस में एडवांस पर जीएसटी नहीं है। गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू डेट ऑफ इनवॉइस या डीम्ड डेट ऑफ इनवॉइस। राइट, ही डिलीवर्ड द गुड्स ऑन 16th May, तो 16th May या उसके पहले पहले उनको इनवॉइस बना लेना चाहिए था, नहीं तो 16th May को ही डेट ऑफ इनवॉइस मान लिया जाए। He raised an invoice of 75,000 on 20th June 2023 and received the balance payment on the same day by NEFT in his bank. तो 25,000 का एडवांस था, मगर इनवॉइस 75,000 का बनाया है, तो मैं ये मान रहा हूं कि 16th May को उन्होंने 75,000 रुपीस की सप्लाई की होगी। तो इसलिए क्वेश्चन में भी यही पूछा है, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर अबाउट ट्रांजेक्शन। राइट, तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स इज इक्वल्स टू डेट ऑफ इनवॉइस या डीम्ड डेट ऑफ इनवॉइस, और डीम्ड डेट ऑफ इनवॉइस तो वैसे 20th जून है, मगर 16th में जिस दिन गुड्स रिमूव या डिलीवर किया उसके पहले पहले इनवॉइस या उस दिन तक इनवॉइस बना लेना होता है, तो डेट ऑफ इनवॉइस मानी जाएगी 16th May 2023, और यही टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी फॉर एंटायर 75,000। करेक्ट। What will be your answer if the above information related to service? सर्विस के केस में एडवांस पर जीएसटी होता है, क्योंकि सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई का रूल है कि अगर प्रोविजन ऑफ सर्विस के 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस बना लिया तब अलग रूल है, और अगर 30 डेज के अंदर नहीं बनाया तब अलग रूल है। अगर 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस बना लिया तो डेट ऑफ पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, राइट, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पर अगर 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस नहीं बनाया देन इट गोज डाउन टू प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। राइट, चलिए देखते हैं। तो इस केस में 25,000 रुपीज का एडवांस है। पहले तो ये चेक करना होगा कि इन्होंने इनवॉइस कब रेज किया है। इनवॉइस बनाया है इन्होंने 20th जून को, जबकि डिलीवरी, अभी गुड्स की डिलीवरी की जगह सर्विस का प्रोविजन हो जाएगा। प्रोविजन ऑफ सर्विस इज इक्वल्स टू 16th May, डेट ऑफ इनवॉइस इज इक्वल्स टू 20th जून, तो लेटर देन 30 डेज, 30 दिन के अंदर नहीं बनाया, 30 दिन के अंदर इन्होंने इनवॉइस नहीं बनाया है, तब डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस की कहानी खत्म हो जाएगी विच एवर इज अर्लियर। अब इस केस में इनका 25,000 रुपए का तो एडवांस है जो मिला था इन्हें 7th May को, 25,000 रुपए का एडवांस है जो इन्हें मिला 7th May को, और बाकी का 50,000 रुपए का प्रोविजन ऑफ सर्विस हो गया था 16th May को। तो 25,000 रुपए के लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा 7th May, राइट, एंड बचे हुए 50,000 रुपए के लिए टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए 16th May। डन, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस वाले केस में 25,000 रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई आएगा 7th में, और 50,000 रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई आएगा 16th में। तो आपने अगर ये 3 आंसर करेक्ट दे दिए तो 7 मार्क्स फिर से आपके हुए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एग्जाम पेपर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। रजिस्ट्रेशन की डेट आपको डिसाइड करनी है। आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी जब आती है उसके 30 डेज के अंदर अगर पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देता है तो जिस दिन उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था वही उसका टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, उस दिन से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव माना जाता है। पर अगर 30 डेज के बाद अप्लाई करता है तब जिस दिन एक्चुअली उसे रजिस्ट्रेशन, सॉरी माय बैड, मेरा स्टेटमेंट शायद गलत हो गया, मैं फिर से करेक्ट करता हूं कि अगर जिस दिन आप लायबिलिटी, आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आई उसके 30 डेज के अंदर अंदर अगर अप्लाई कर देते हैं तब जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए थे आप उसी दिन से रजिस्टर्ड मानेगा। सेकेंड सिनारियो ये होता है कि रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आने के 30 डेज के अंदर अगर आपने अप्लाई नहीं किया, लेट किया, तब जिस दिन एक्चुअली आपको रजिस्ट्रेशन मिला उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव माना जाता है।
तो ये दोनों पॉइंट उन्हीं दोनों पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। चलिए देखते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मेजर्स पार्वती एंड पार्वती कंपनी has exceeded the applicable threshold of 40 lakh on 1st October 23। तो इसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर अप्लाई कर लेंगे तो 1 अक्टूबर से ही रजिस्टर्ड माने जाएंगे। इट सबमिट्स द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 20th अक्टूबर, 20 दिन के अंदर ही अप्लाई कर दिया, लेस देन 30 डेज। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू इट ऑन 25th अक्टूबर 23। तो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, इनका इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन हो गया 1 अक्टूबर 2023। Second scenario, Mr. Hardik is an architect in Jaipur, Rajasthan. His aggregate turnover exceeds 20 lakhs on 25th September. Submitted the application for registration on 27th October. Later than 30 days. 30 दिन निकल चुके हैं। सितंबर से अक्टूबर 25 तारीख से पहले पहले अप्लाई करना था। इन्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है 10th नवंबर को। तो इनका रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव होगा? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी 10th नवंबर 2023। होपफुली आपका ये आंसर, बहुत इजी आंसर सही होगा। 7 मार्क्स आपके खाते में है। मेरे हिसाब से तो इनडायरेक्ट टैक्स का एक भी आंसर गलत नहीं होने के लायक था, एक्सेप्ट 1 एमसीक्यू जहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता। लास्ट क्वेश्चन 8B कस्टम का एक क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का, बहुत ही इजी क्वेश्चन। फिर से यही मैं सॉल्व कर देता हूं। इसके बाजू में श्याम ट्रेड Company of Kolkata has imported one machine by air from USA. Shyam Trade Company has given the following particular related to this transaction. क्या हुआ है देखते हैं। FOB वैल्यू ऑफ मशीन। हम नॉर्मली जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो मैं अलग से ही सॉल्व कर देता हूँ। पहले आपको डेटा बता देता हूँ। FOB वैल्यू है मशीन की $25,000। तो इस $25,000 का एक एक्सचेंज रेट मुझे चाहिए होगा। एक्सचेंज रेट का एक रूल है कि जिस दिन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाती है उस दिन सीबीआईसी का नोटिफाइड जो रेट होता है वही रेट लेते हैं। नीचे देखिए अगले पेज में जो 2 डब्बे हैं, यहाँ लिखा हुआ है डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री एंड एंट्री इनवर्ड। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ असेसेबल वैल्यू निकालना है, टैक्स नहीं निकालना है। तो फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री 30th जुलाई, उस दिन एक्सचेंज रेट सीबीआईसी का 75 पर डॉलर है। तो यही मेरा ऑफिशियल रेट है। आरबीआई का रेट एप्लीकेबल नहीं है। डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट का रेट भी एप्लीकेबल नहीं है। राइट, नेक्स्ट। तो इस पेज में जो डेटा दिया था उसमें से एक्सचेंज रेट मुझे मिल गया 75 पर डॉलर। नेक्स्ट, एयर फ्रेट। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है एयर फ्रेट। एयर फ्रेट में हमें ध्यान रखना होता है कि एफओबी वैल्यू का 20% या एक्चुअल एयर फ्रेट विच एवर इज लोअर, $25,000 का 20% होगा तो $5,000 आएगा। तो $3,000 लोअर है, इसलिए $3,000 ही मेरी वैल्यू का पार्ट बनने वाला। लाइसेंस फी रिलेटिंग टू इंपोर्टेड गुड्स buyer was required to pay in USA as a condition of sale। as a condition of sale तो ये भी मेरी accessible value के लिए ऐड होगा। डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस पेड टू कंसल्टेंसी फर्म इन मुंबई। इंडिया में डिजाइन ड्राइंग के चार्जेस इंक्लूड नहीं होंगे। बाइंग कमीशन इंक्लूड नहीं होता है। इंश्योरेंस चार्जेस पेड टू इंश्योर इंडिया ऐड होगा, मगर रुपी में दिया हुआ है तो हम सीधा रुपी वैल्यू में ऐड करेंगे। डिमरेज चार्जेस फॉर डिले इन क्लियरिंग द मशीन फ्रॉम एयरपोर्ट ऐड नहीं होगा। शिप डिमरेज चार्जेस ऐड होता है मशीन के अनलोड होने के बाद या सामान के अनलोड होने के बाद का कोई भी चार्ज इंक्लूड नहीं होता। तो $25,000, $3,000, $500 और ये ₹8,000, इतनी चीज ऐड करके मेरा असेसेबल वैल्यू आ जाएगा। हम इसका एक प्रॉपर आंसर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट, कैलकुलेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू। राइट, ये डॉलर का कॉलम, ये रुपी का कॉलम, जहां $1 इज इक्वल टू ₹75। ये लिखूंगा एफओबी वैल्यू, इवन तो ये एक्चुअल एफओबी वैल्यू नहीं है, इसमें एक आइटम और ऐड करना है। $25,000 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,75,000 रुपीज आता है। बी इसमें ऐड करूंगा लाइसेंस फीस $500। $500 को मल्टीप्लाई करने से 37,500। अगर मुझसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो प्लीज करेक्ट कीजिएगा। ये आगे मेरी एफओबी वैल्यू कस्टम्स $25,500 रुपी टर्म में 19,12,500 रुपीज।
इसमें डी विल बी एड अंडर रूल 10(2) ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड इंश्योरेंस। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज गिवन $3,000 एयर से। अच्छा, इसमें नोट क्या क्या बनाएंगे सर आप? क्वेश्चन में नोट, कस्टम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नोट्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जो चीजें हमने इंक्लूड नहीं की हैं उनका नोट बनेगा कि ये किस किस रीजन से इंक्लूड नहीं हुई है। जैसे डिमरेज चार्जेस हमने इंक्लूड नहीं किया, एयरक्राफ्ट का डिमरेज था। इसके अलावा इंडिया में ड्राइंग डिजाइन के चार्जेस पे किए, वो इंक्लूड नहीं किया। बाइंग कमीशन इंक्लूड नहीं किया। ये 3 नोट बनेंगे। डॉलर का रुपये में एक्सचेंज वैल्यू जो हमने काउंट किया है उसका एक वर्किंग नोट बनेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्योंकि एयर से है तो एफओबी वैल्यू $25,000 का 20% और 3,000 को कंपेयर करके बताइए कि विच एवर इज लेस, इसका एक वर्किंग नोट बनेगा। तो दिस $3,000 कम्स टू रुपीज 2,25,000 और 8,000 रुपए में इंश्योरेंस दिया हुआ, सीधा रुपी कॉलम में लिखेंगे। असेसेबल वैल्यू 21,45,500। ये कंप्लीट आंसर है आपका कस्टम्स का और पूरे के पूरे इनडायरेक्ट टैक्स का। 9 एमसीक्यू 18 मार्क्स के और 3 क्वेश्चन 14 मार्क्स के, टोटल 60 मार्क्स आपके पास था आउट ऑफ 130 टू बी अटेम्प्टेड। अगर डायरेक्ट टैक्स का कुछ भी आपको टफ लगा होगा तो आई होप कि आपने इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर अटेम्प्ट किया होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। बहुत इजी पेपर था। इस पेपर में आपको एग्जाम्शन लाने में इनडायरेक्ट टैक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ऑल द बेस्ट। बाकी के पेपर भी अच्छे से बनाइए और सीएमए इंटरमीडिएट जल्दी क्लियर करके फाइनल में पहुंच जाइए। ऑल द बेस्ट।